मैं प्रदेश श्रीवास्तव। सिविल सेवा परीक्षा 2020 के प्री एग्जाम में सेकंड सेक्शन सी सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सी सेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सी सेट परीक्षा 2020 में रीजनिंग से 29 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैथ से लगभग 26 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरपर्सनल स्किल का, केवल एक क्वेश्चन, और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे गए थे 24। तो ये सी सेट में अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80। आपके सॉल्यूशन के लिए रीजनिंग, मैथ, इंटरपर्सनल और कॉम्प्रिहेंशन इनको पार्ट में बनाया गया है। कोशिश हम लोगों ने यह की है कि हम रीजनिंग के डिस्कशन को अलग करें, मैथ के डिस्कशन को अलग करें, कॉम्प्रिहेंशन के डिस्कशन को अलग करें, ताकि 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करके आपके सामने दिखाया जाए और आप उसको सीखें और समझें कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, उसके राइट आंसर क्या थे, उसका सॉल्यूशन क्या था। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट उठा रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में 29 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेसिस पर। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन एक हम लोग को मिल रहा था, आपको सिंबॉलिक फॉर्मेट पे क्वेश्चन दिया गया, एक साइन लगा हुआ है, उसके बाद प्लस, अब ये 1 के बाद में वो साइन है, देन प्लस 5 के बाद साइन, फिर डबल साइन, फिर 0 1 इज इक्वल टू 100 में प्रतीक इस साइन किस अंक को दर्शाता है। रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन सी सेट में ये था। हालांकि ये हो सकता है कि ABCD जो अलग अलग बुकलेट बनते हैं उसमें ये क्वेश्चन कहीं और नंबर पे दिया हो, लेकिन रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन स्ट्राइक हो रहा है वो ये है। अब इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस सिंबल पर ऐसा कौन सा अंक लिया जाए कि इन सभी के सिंबल को अंकों में कन्वर्ट करके इसका टोटल 100 निकाला जाए। और खास बात ये 100 नहीं है, इसके पीछे भी 2 सिंबल आ रहे हैं, तो वो सिंबल है क्या। अब इस क्वेश्चन को करने के पहले एक छोटी सी चीज देखनी पड़ेगी। यहां पर साइन, यहां पर साइन, यहां पर साइन, यहां पर साइन, चारों साइन एक जैसे हैं प्लस पर, लेकिन एक ऑड नंबर उठाया जा रहा है 1। अब वो ऑड नंबर को हमको यहां भी टैली कराना है। मतलब ये हुआ कि अगर इस क्वेश्चन को हम ट्रिक लगा करके सॉल्व करें, ऑब्जर्व ना करके सीधे ऑप्शन से टैली करें, तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम 2 मान लेते हैं, पहला ऑप्शन 2, तो 2 4 6 8 में 1 ऐड करने पर 9, और वो 9 यहां से मैच नहीं करेगा क्योंकि जो यहां पे डिजिट होगी वही डिजिट यहां भी होगी। ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं। बात करते हैं 3 की। 3 6 9 12, और 12 में 1 ऐड करते तो 13 का यूनिट प्लेस 3। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 3 लेते हैं तो 3 से इस 1 को 4 प्लस एडिशन करने पर वो लास्ट में 3 शो करेगा। मतलब ये आंसर ठीक है। क्या 4 से पॉसिबल है? 4 8 12 16 और 1 17, ये मैच नहीं करेगा। 5 से तो मैच करेगा ही। 5 10 15 20 और 1 21 में यहां पर आएगा ही नहीं क्योंकि वो 5 हमने माना था। मतलब ये हुआ कि अगर इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन लिया जाए तो 3 10, मतलब यहां पे 13, ये 53, इसके बाद आपका 33, देन 31 इज इक्वल टू 1 3 3। ऑप्शन बेसिस पे करने पर 3 6 9 12 और 1 13 का 3 हासिल, 1 कैरी 1 लाए, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 6 13 का 3 आगे। मतलब अगर हमें राइट आंसर निकालना है
तो हम आंसर लगाएंगे बी। ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन पर था। ऑब्जर्वेशन में ऑप्शंस को लेकर चलना था, न कि एक एक संख्या को ला के चेक करना था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है ये, आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। और उसी तरह से उन्होंने ऑप्शन में दिया है 0.05 फुट, 0.25 फुट, 1 फुट, 3.25 फुट। अब करने का तरीका क्या है? करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। दो सीधी एक 7.5 फुट, मान लीजिए ये आपके पास एक छड़ी है और इसकी लंबाई है 7.5। इसके बाद इन्होंने कहा है कि और 3.25, तो यहां पर एक आपने लिया, एक और 3.25। इन दोनों की मदद से आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा लग रहा है पढ़ा, लेकिन है ये इंटेलिजेंसी का क्वेश्चन। अब इसमें 3.25 का 7.5 से किस तरीके से क्रिएशन किया जाए, किस तरीके से मिलाया जाए कि हम मिनिमम निकाल लें। तो निकालने के लिए 3.25 को अगर हम यहां लेते हैं इस पर कुछ ऐसे, तो ये लगभग आधे से कुछ कम रहेगा 3.25। मान लीजिए करने का तरीका है 7.5 पे 7.5 पे 3.25 का हमने एक मार्क लगा दिया ऐसे। ये मान लीजिए हमने इसको नाप लिया है, इसको हमने नाप लिया है ऐसे, इसको हमने नाप लिया है और हमने इस छड़ी को इसके ऊपर रख के यहां पे निशान लगा दिया ऐसे। अब आगे रह गया कुछ, हमने क्या करने वाले, इसी को फिर उठाकर रख दिया। अब ये 3.25 था, मान लीजिए फिर आपने ऐसे ले लिया ऐसे, ये 3.25 आपने फिर, चूंकि आप निशान लगा चुके हैं, फिर आपने आगे रखा, फिर आपने यहां निशान लगा दिया। 7.5 फीट में आपने 2 बार मार्किंग कर ली, मतलब ये जो पूरी मार्किंग की है ये बन गया 6.5। 6.5 पूरा था 7.5, 7.5 में 6.5 नाप चुके। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा अपने पास, अब कुछ रह गया थोड़ा सा। वो क्या रह गया? वो रह गया है 1। इतना ये हम बिना नापे निकाल लेंगे और हम कह देंगे दिस इज 1 फुट। देख रहे हैं, 1 फुट। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका तरीका ये था कि यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। आप आंसर लगाएंगे 1 फुट। ये आपका आंसर। मैथ नहीं लगानी थी, सिंपल सोचना था, सोच करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था स्टेप बाय स्टेप। अगर आप देखो तो ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका कहलाएगा 1 फुट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ये लिखा है अनुक्रम 14, 18, 20, 24, 30, 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है। अब जब ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। और हुआ भी होगा, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, पेपर दिया हो, तो बहुत से लोगों ने मिस्टेक की होगी। उन्होंने क्या किया होगा, कई लोगों ने इसको ऐसे देते ही उन्होंने सीरीज समझ लिया होगा और सॉल्व करने लगे होंगे कि अब गैप निकाल लो 14 से 18 इस तरीके से। यहां पर देखिए 14, 18, 20, 24, 30, 32, देन नेक्स्ट। अब हुआ क्या होगा,
कई लोगों ने ये मिस्टेक की होगी और जिन्होंने की होगी उनको मालूम होगा। इसमें डिफरेंस उन्होंने निकाला होगा 4 का, फिर डिफरेंस 2 का, फिर डिफरेंस 4 का, फिर 6 का, फिर 2 का, फिर उन्होंने ऐसे ही कुछ करके 2, 4, 6 या 8 का डिफरेंस निकाल के आंसर लगा दिया होगा। अगर आप यहां पर ध्यान दें, एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम, ये देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। वो हिंट कर रहे हैं आपको अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम, जबकि ये अभाज्य नहीं है, सब डिविजिबल है। अब क्या रिलेशन ऐसा है, तो ये आपको क्लिक करना चाहिए कि इसके नियर अबाउट अभाज्य संख्या कौन सी है, नजदीकी कौन सी है। तो इसके सबसे नजदीक संख्या है 13। 15 डिविजिबल है तो बचा 13। अगर यहां पे ध्यान दे तो एक 17 है, एक 19 है, दोनों अगल बगल में। यहां पे ध्यान दे तो फिर 19 और 21 है, लेकिन 21 डिविजिबल है, 19 रह गया। अब यहां पे रुकने वाला है 13 इसके पहले का, 17 और 19, लेकिन 20 भी लिखा हुआ है तो पहले की बात करेंगे तो 18 के पहले का 17, 20 के पहले का 19, 24 लिखा हुआ है तो उसके पहले का 23। मतलब ये हो गया कि इन्होंने जो संख्या अभाज्य उठाई है वो उठाई है 13 से। अब 13 से अभाज्य संख्याओं का एक क्रम चल रहा है, प्राइम नंबर 13 प्लस 1, ये आ गया, देख रहे हैं, 17 प्लस 1, ये आ गया, 19 प्लस 1, ये आ गया, 23 प्लस 1, ये आ गया। अब 30 है, कौन सी ले लेंगे, 29 प्लस 1, ये आ गया। और फाइनली 32 दिखा रहा है तो 31 प्लस 1, ये आ गया। अब 31 के बाद कौन सा अगला प्राइम नंबर होगा, 32 डिविजिबल है, 33 डिविजिबल है 3 और 11 से, 34 डिविजिबल है, 35 डिविजिबल है, 36 भी डिविजिबल है, 37। मतलब यहां पे जो हमें आंसर देना है वो आंसर आपका आएगा यहां पर 37 प्लस 1, आंसर आपका आएगा 38। दिस इज आंसर, देख रहा होगा आप लोगों को। अब मान लीजिए कि वो अगर यहां पे डबल आगे 2 क्वेश्चन मार्क लगे होता, हालांकि यहां दिया नहीं, 2 क्वेश्चन मार्क होते तो एक तो हमारा आंसर 38 आ गया। अब इसके आगे की अगर संख्या देखनी है तो 37 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 38 कट जाता है, 39 भी 13 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 40 डिविजिबल है, तो अगला कौन सा आएगा 41। मतलब अगर हमें 2 संख्या निकालनी होती तो हम पहली निकालते 38, दूसरी निकालते 42, 41 प्लस 1। तो ये एक आपका क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन जिनकी आदत होती है इनको करने के पहले एग्जाम में, अब चूंकि ऐसे क्वेश्चन देखते हैं सीरीज पे आदमी सीधे जाता है, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन देखने पर सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने से ही काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक आ रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखा निम्न विन्यास पर ध्यान दीजिए जिसमें कुछ लुप्त वर्ण है, ए बी डैश बी डैश, इस तरीके से ये क्वेश्चंस ऑप्शंस बेस पे किए जाते हैं और इसकी ट्रिक्स है जो कि आगे वीडियो क्लासेस में आपने देखी होगी या देखेंगे आप। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए बी डैश बी डैश बी सी बी डैश डी सी डी डी सी डी सी डी ई डी डैश डी, ये देख रहे हैं आप, डी सी डी ई डी डैश डी। ये अब इन क्वेश्चंस को करने में ट्रिक काम करती है।
ठीक, हालांकि कोडिंग रिकॉर्डिंग आपने देखा होगा, उसमें बताया गया है, क्लासेस जिन्होंने पढ़ी है, वीडियो देखा है, इसमें क्वेश्चंस है कि इनको करने के लिए टोटल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं या बहुत सारे लोग इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ पेयर जैसा दिखाई पड़ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, ए बी फिर डैश पड़ा हुआ है, और इधर देखें अगर आप तो डी सी डी ई, फिर यहाँ पे ब्लैंक पड़ा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखा जाए तो डी सी डी, ए बी ए जोड़ा बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो अब टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जनरली ऐसे क्वेश्चंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब 20 को कितने पार्ट में बराबर बांट सकते हैं, तो पहला आएगा 10 10 का, दूसरा आएगा 5 5 का, तीसरा आएगा 4 4 का, ऐसे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जाते हैं जहां पर पार्टीशन को भी अलग अलग सीक्वेंस बना देते हैं, ठीक है, जैसे 6 4 6 4 कर दिया, या 3 3 3 का एक पेयर बना दिया, 3 2 करके बना दिया, 5 5 का बंच बना दिया, तो ये हो सकता है। इंपॉर्टेंट है कि जो कंटेंट या जो कैरेक्टर आ रहा है उसकी रिपीटेशन क्या है। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे, ये एक हमें पूरा कंप्लीट जोड़ा दिख रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। अब ये यहां से हटेगा, इसको ऐसे बनाएंगे आप, ये एक कंप्लीट जोड़ा ऐसे हटाया हमने, ये हट गया, और आपने बना दिया ये देखना, एक कंप्लीट पैटर्न बन गया, ए बी ए बी ए बी। अब एक काम करिए, यहां भी बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, एक पूरा 6 का एक बंच जो पेयर में चल रहा है डबल, आपने यहां पे लिखा सी ऐसे, और ये आपने बंच बना दिया। अब देखिए, ए बी ए बी ए बी 3 जोड़े आ गए, सी डी 3 जोड़े आ गए। अब बी को बच क्या रहा है, ये 4 और ये 4, बी सी बी ई डी। अब यहां पर ऐसा क्या लिया जाए कि ये भी एक जोड़ा बने, और यहां पे ऐसा क्या लिया जाए, तो अगर इन दोनों को टैली करा दिया जाए आपस में, तो ये दोनों जगह फिलअप हो जाएंगे। ई डी ई के बाद डी ई के पहले, मतलब ई आपका डी के बाद आता है, तो जो बाद में आता है उसको पहले बना दिया, ईडी सीबी क्योंकि सी बी के बाद आता है, तो यहां आके आपने रखा सी। अब देखिए, सीबी सी पहले रखा गया, आता बाद में, उल्टा कर दिया, बीसी होता है लेकिन आपने क्या सीबी डी ई होता है लेकिन आपने क्या किया, ईडी। अब एक पैटर्न बना 6 4 6 4 का, ए बी सी बी, फिर आपका आ गया सी डी ईडी ई डी। ये आपका आंसर होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए सी ई, आंसर सी, सी ई। इसमें ध्यान रखिएगा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो पहले ये देखिएगा कि इसकी टोटलिंग ऑड है या इवन। अगर इवन है तो कितने तरह के उसके पार्ट बना सकते हैं आप, और अगर ऑड है तो ऑड में भी पार्ट बना सकते हैं, या पार्ट बनाने के बाद कितना रह जा रहा है, तो कभी कभी रह जाता है वो लास्ट में रह जाता है, या वो स्टार्टिंग से ही रह जाता है। तो ये ट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को करने में हमेशा आपको काम करेगा रिपीटेशन, उसमें किस तरीके से वो पैटर्न रिपीट कर रहा है उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कुछ ऐसा, माना कि A3 BC और DE2 F 4 अंकों की संख्याएं हैं जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़ी भिन्न अंक दर्शाता है। यदि संख्याओं का योग है तो A और D के मानों के बीच अंतर क्या है।
इसको भी कोडिंग ही बोलते हैं, ठीक है ना, कोडिंग ही बोला जाता है इसको, नंबर 2 कोडिंग। और जिन्होंने कोडिंग की क्लास पढ़ी है उसमें बहुत सारी ट्रिक्स हमने बता रखी है, तो वह इस तरीके से ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है A3 B C, फिर आ रहा है D E 2 F, फिर दे रहे हैं वो 1 5 9 0 2। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे इसलिए मैंने कहा हर क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से पढ़ा जाता है रीजनिंग मैथ में। माना कि ये 4 अंकों की संख्या है जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न को दर्शाता है, मतलब जो डिजिट आएगी वो 3 से बड़ी होगी। अब 3 से बड़े के लिए अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करें तो अब यहां पे आपको 2 दिखाई पड़ रहा है। 3 से बड़े ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनको जोड़ने पर यूनिट पर 2 आता है, इकाई पर 2 आता है। तो 3 से बड़े एक हम ले सकते हैं 4, तो 4 के साथ किसको लेंगे 8 को, तो 8 4 12, 12 का 2 यूनिट हो जाएगा। अब 4 से बड़ा 5 है तो 5 और 7 ले सकते हैं, तो एक संख्या हो गई 5 और 7, 5 और 7 12, 12 का 2 कैरी 2 आपका यूनिट प्लेस पर। फिर ले सकते हैं 6, लेकिन 6 और 6 पॉसिबल नहीं क्योंकि डिजिट अलग अलग जाएगी। फिर आपका वही कंडीशन में 7 आ जाएगा, 8 है, मतलब ये 2 चांसेस है आपके पास, एक ये और एक ये। अब कहां पे किसको रखा जाए, तो उसका तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए हमने 5 और 7 को लिया। अब देखिए तरीका क्या है, किसी को भी 5 मान लिया 7 मान लिया, या उल्टा कर सकते हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से इसको चेक करना, हमने इस जगह पे मान लिया कि यहां पे डिजिट है 7 और 5, कौन किसका ये मालूम है। 7 और 5 12 का 2 कैरी बचा 1 जो ले गए आगे, वो 1 इसमें ऐड कर दिया तो 2 और 1 3, 3 में कितना जोड़े कि इकाई पे 0 आ जाए, तो 3 और 7 यहां पे कितना आ जाएगा 7, तभी 10 बनेगा 0 लाने के लिए, जो पॉसिबल नहीं क्योंकि 7 तो आप इन दोनों में किसी एक को दे रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी एक को 7 मान लिया जाए, दूसरे वाले को 5 मान लिया जाए, तो वो किसी भी एक को अगर आप 7 मान लेंगे और 5 मानते जब जोड़ेंगे तो 12, 12 का 2 कैरी 1 यहां जब आएगा तो वो 1 2 में जुड़ के 3 बनेगा, और 3 में कितना जोड़े कि फिर यहां पे 0 आ जाए, तो 7, तो 7 पॉसिबल नहीं क्योंकि 7 तो आप इधर ले चुके हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 7 और 5 का जोड़ा यहां पे काम नहीं करेगा। अब 7 और 5 का जोड़ा काम नहीं करेगा तो ये तो कैंसिल हो गया, आपका ये वाला कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है 4 और 8। अब 4 और 8 में कोई भी कहीं भी हो सकता है, कहीं हो सकता है। तो आपने क्या किया, मान लीजिए जोड़ा आपने 4 और 8, 12 का 2 कैरी 1 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो 7 में 10 का 0, फिर कैरी 1 यहां ले लिया, 3 और 1 4, 4 में कितना ऐड करने के 9 हो जाए, तो ये ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 5, 9 आ गया। इसका मतलब ये आपका 4 और 8 से बन गया, बी आपका 7 से बन गया, ई 5 से बन गया। अब बचा ए और डी। यहां पर कितना कितना लिखे कि इसका जोड़ 15 हो जाए। अब 15 हो जाने के लिए आपको अगर 9 लेना है तो 9 के साथ 6 लेना है, अगर आपको 8 लेना है तो 8 आ चुका है, वो आएगा नहीं, 7 आएगा नहीं, और कोई आप बना नहीं पाएंगे। तो अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, ए और डी के लिए 9 या 6 में से कोई भी एक किसी के लिए भी हो सकता है, और 9 और 6 किसी के लिए भी कोई एक हो सकता है। तो पूछ ही रहा है, वो पूछ रहा है तो ए और डी के मानों के बीच अंतर क्या है, तो 9 और 6 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा 3, वो 3 ऑप्शन में कहीं होना चाहिए। ये आपका आंसर। जितने डिटेल से स्लो समझाया गया ये आपको आ गया होगा, मतलब इसमें ऑब्जर्व करना था। ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास 2 ही चांस थे, एक था 5 और 7 का, एक था 4 और 8 का। 5 और 7 फिट नहीं बैठ रहा था, 4 और 8 आपने आंसर ले लिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये आ गया। अब
ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और डीएस रीजनिंग और मैथ का सुपर टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए लिखा हुआ है S1 S2 नीचे दिए गए जिनके उपरांत एक प्रश्न है। S1 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। तो 2 से अधिक नहीं है तो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक, अगर 1 होगा तो 51 आ जाएगा, ठीक है, और अगर 2 होगा तो 104 102 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 होगा तो कितना आ जाएगा 102 हो जाएंगे, ठीक, डबल कर सकते हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन है प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र है। कम से कम सब पे अगर एक मान लिया जाए तो 51 हो जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि प्रत्येक में कम से कम मतलब ब्लैंक नहीं। अब यहां पर एक समस्या ये है, हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किस पेज पर 1 है किस पेज पर 2 है। तो ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं तो वो पूछ रहे कि क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र है, ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि किस पेज पर कितने हैं ये निकालना मुश्किल है। जानकारी जो दे रहे हैं उससे इस प्रश्न का निकालना मुश्किल है। अब उन्होंने ऑप्शन क्या दे रखा है, दोनों कथन S और 1 S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, न पर्याप्त नहीं है। अकेला S1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं निकाल सकते हैं। S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि आंकड़े हमारे पास कंप्लीट नहीं है कि हम प्रत्येक पृष्ठ पर कितने चित्रों को मान के चले, 1 या 2 या कहीं 1 कहीं 2। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये एक ब्लड रिलेशन की पजल, तो ब्लड रिलेशन की पजल तो हर साल पूछते हैं और ऐसी छोटी सी एक पजल आती ही आती है और खासतौर से पजल फैमिली पर बेस्ड होती है। आइए देखें, एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्यों। अब सबसे खास बात, एक परिवार, देख रहे हैं, एक परिवार, पीढ़ी कितनी है 2, उन्होंने बता दिया 2 पीढ़ी के 6 सदस्यों पी क्यू आर एस टी और यू में 3 पुरुष और 3 महिलाएं, ये भी बता दिया गया। उनमें 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 अविवाहित सहोदर है। सहोदर का मतलब सगे भाई या बहन। यू पी की पुत्री है और क्यू आर की सास है। टी अविवाहित पुरुष है और एस एक पुरुष है। निम्न में से कौन सा सही? देखिए करने का तरीका, हमने आपको एक ट्रिक बता रखी थी रिलेशन के टॉपिक में कि जब कभी ऐसे प्रश्नों को किया जाता है जिसमें पीढ़ियां हो तो उसको हम लोग पुराने जमाने के टेलीविजन के एंटीना के तरीके फ्रेम करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से, अब 2 पीढ़ियां हैं ऐसे, ये पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उनमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं, और ध्यान रखिएगा पुरुष है तो मेल का साइन प्लस के लिए प्लस का, और फीमेल है तो माइनस का साइन। अब यहां पे कह क्या रहे हैं, यूपी की पुत्री है, अलग यहां पे ऐसे लिख रहे हैं, ए लिख लीजिए, यू पी की पुत्री है, मतलब इसका जेंडर आ गया। यूपी की पुत्री है और क्यू आर की सास है। अब क्यू आर की सास है, परिवार एक ही है, तो क्यू आर की सास तब होगी जब क्यू का कोई पुत्र होगा, ठीक है, और उसकी पत्नी होगी, ठीक। अब क्यू आर की सास, ये जो क्यू है यहां पे आर लिया है तो आर का जेंडर फीमेल, क्यू आर की सास है यहां भी फीमेल, ये जेंडर आ गया, माइनस माइनस माइनस। और उन्होंने कहा है परिवार में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, और ये आपका प्लस, ये आपका ऐसे आ जाएगा प्लस, ये प्लस। अब इन्होंने कहा 3 महिलाएं भी क्या आ गई, तो ये कौन हो गई, ये अपने आप पुरुष हो गए। अब ये पिता हो गए, ये मां। अभी एक कैरेक्टर लाने को रह गया और यहां भी लाना रह गया। अब वो क्या कहें, यूपी की पुत्री है, क्यू आर की सास है, टी अविवाहित पुरुष है और एस एक पुरुष है, तो एस तो यहां पे आएगा क्योंकि ये विवाहित है, तो यहां पर आ जाएगा एस। अब उन्होंने कहा कि
टी एक अविवाहित पुरुष है तो इन्हीं की संतान एक और आ गई यहां पे, ऐसे ये टी आ गया और ये टी कौन हो गया, जेंडर मेल, ये आ गया। अब देखिए पूरी एक फैमिली का चार्ट बन गया। पी और क्यू हस्बैंड वाइफ, उनके 3 बच्चे, 3 में यू डॉटर, ये टी सन, ये एस सन, एस की वाइफ आर। और उन्होंने कहा था कि ये इसमें टी अविवाहित पुरुष है और 2 अविवाहित सहोदर है, अविवाहित सहोदर में टी और यू हो गए। अब ऑप्शन देखिए क्या करें। पहला ऑप्शन आर यू का पति, तो आर यू का पति तो गलत बोल रहा है, रिलेशन नहीं है। आर इसकी पत्नी है, आर इसकी पत्नी है, ये कंफर्म हो गया, ये आपका पूरा सही आंसर आ रहा है। फिर एस अविवाहित है, नहीं विवाहित है और उपरोक्त में से कोई नहीं, कट जाएगा तो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बी। ये आपका एक प्रॉपर पूरा पजल का छोटा सा सॉल्यूशन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखें। कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया, लिखा हुआ है यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए ऑप्शन लेके चलना है, ठीक है, और ट्रिक लगानी है। सबसे पहला 15 जुलाई को रविवार यदि वह एक अधिवर्ष है, मतलब वो लीप ईयर। करने का तरीका देखिए, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन के ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। कैसे, यदि जनवरी में 12 तारीख को रविवार बता रहे हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 12 हटा दीजिए क्योंकि जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं सब जुलाई का आ रहा है, हमें जुलाई तक जाना है। इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे ऑप्शन में लीप है, कहीं पे नॉन लीप है। तरीका क्या होगा, पहला मेथड, जनवरी में 31 में 12 दे दिया तो शेष कितने रह गए, 19। और हम लोग ऑड डेज निकालने का तरीका जानते हैं, तो 19 का मतलब हो गया जनवरी का हमेशा कितना होगा, ऑड 5। जनवरी का कितना होगा, 5, ये आ गया। अब फरवरी का देखिए, फरवरी का ऑप्शन, फरवरी का, अब हमने क्या किया, 5 यहां लिख लिया, 2 बार लिख लिया। 2 बार क्यों, क्योंकि एक लीप लेके चलेंगे, एक नॉन लीप लेके चलेंगे, ऐसे। अब अगर फरवरी लीप हुई तो 1 आ जाएगा और अगर फरवरी नॉन लीप हुई तो 0 आ जाएगा, ये आ गया। मार्च में कितने आ जाएंगे, ऑड, मार्च में 3, इधर भी 3। अप्रैल में 2, यहां भी 2। मई में 3, यहां भी 3। मई के बाद जून में 2, यहां भी 2। अब आइए जुलाई। अब जुलाई से ही ऑप्शन को चेक करना है यहीं पर, कैसे देखिए जरा। 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है, लीप ईयर 15, तो 15 का मतलब ऑड डेज कितने हुए, 1। अगर हम पहले ऑप्शन को चेक करें तो यहां पर लिखेंगे 1। क्या ये पूरा 7 से डिवाइडेड है, 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 और 3 14 14 और 3 17, 7 से डिवाइड नहीं। अगर बच रहा है तो मतलब संडे नहीं आएगा, कुछ और आएगा। पूरा डिवाइड होता तो संडे होता। तो ये जो लिखा है कि 15 जुलाई को रविवार है यदि वह एक अधिवर्ष है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आइए बात करते हैं सेकंड की। 15 जुलाई को रविवार है यदि वह एक अधिवर्ष नहीं है, मतलब यहां पर। अब यहां पर अगर हम 15 का मतलब फिर वही ऑड डेज में 1 ले लें, इस जगह 1 ले लें, तो 1 लेने पर अब कितना हो रहा है, तो 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 और 3 16, 16 भी 7 से डिवाइड नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी कट गया। ठीक है ना। अब 12 की बात करते हैं, तो 12 की जब बात करेंगे वो, तो 12 को अब चेक करना है। 12 में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 12 जुलाई का रविवार यदि एक अधिवर्ष, मतलब इस तरह लीप ईयर, और 12 का मतलब कितना होता है, ऑड डेज 5। ये कैलेंडर का आपने वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि ऑड डेज का मतलब हो गया कि 7 से जो काटने पर रह जाता है वो ऑड डेज। अब अगर यहां देखें तो 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 और 2 16 16 और 5 21, ये 7 से कट रहा है,
पूरा 7 से कट जाएगा, 0 आएगा, 0 मतलब संडे। ये आपका आंसर सही है। और अगर ये सही है तो नॉन लीप ईयर का आएगा नहीं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, 12 जुलाई आपका आंसर आएगा थर्ड। ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला। ये अब लिखा है 4 संख्याएं पी क्यू आर, इसके संबंध में 2 कथन एस और एस टू दिए, कौन सा दिया, कौन सा सही। पहला लिखा है आर पी और क्यू से बड़ा है। देखिए पहली इंफॉर्मेशन ऐसे, आर पी और क्यू से बड़ा है और 4 ही संख्याएं हैं। फिर कह रहे हैं एस सबसे बड़ा नहीं है तो एस छोटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा तो आर निकल रहा है। क्या कह रहे हैं कि चारों संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है, तो निकालने के लिए केवल पहले से नहीं निकाल पाएंगे आप, और दूसरे से भी नहीं निकाल पाएंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, दोनों को मर्ज करना। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है, एस अकेले प्रश्न का उत्तर के पर्याप्त है, S2 गलत है, S2 पर्याप्त है, गलत है। दोनों कथन है एस और S2 उत्तर के पर्याप्त है, किंतु ना तो अकेला, आंसर सी, ये आपका सही डिस्क्राइब कर रहा है। और पर्याप्त S1 S2 एक साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, और इसमें पर्याप्त है किंतु ना तो S1 ना ही अकेला S2, ये आपका राइट आंसर आएगा। आप आंसर लगाएंगे सी, ये आपका 5। ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखें, ये क्या है, ये भी शायद डाटा सफिशिएंसी है। क्या कह रहे हैं वो आपसे, n एक अभाज्य संख्या है, n को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है। n एक अभाज्य संख्या है, n को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है। प्रश्न ये है कि n 10 और 20 की बीच एक मात्र प्राकृतिक संख्या है, जो तो n क्या है। अब देखिए 10 और 20 के बीच की हमको अभाज्य संख्या ढूंढनी है, तो 11 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा, 13 को डिवाइड करेंगे तो शेष 1 आएगा। तो एक संख्या आपके पास कौन सी बन रही है, एक संख्या बन रही है 13। इसके बाद 15 में शेष 1 आएगा नहीं, 16 हटा दीजिए, 17 में भी एक शेष आ जाएगा, 1 17 हो गया। 18 हटा दीजिए, 19 में एक शेष आएगा नहीं। मतलब अगर 10 और 20 के बीच की एकमात्र प्राकृतिक संख्या है तो n क्या है, मतलब हम दो संख्याओं पे आके फंसे हैं। n एक अभाज्य संख्या है, तो हम अब नहीं निकाल सकते हैं कि वो संख्या कौन सी है, क्योंकि 13 को भी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और 17 भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हम ना S से निकाल सकते हैं S1 से, ना ही S2 से। अब ऑप्शन देखिए, S1 अकेले पर्याप्त है, S2 अकेले पर्याप्त है किंतु ना तो अकेला S1, और यहां पर जो चौथा ऑप्शन है ये आपका आंसर आएगा। हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा है, S1 S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, आपका आंसर आएगा ये, यहां पे नहीं लगा रहेगा, S1 S2 पर्याप्त नहीं, आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखें, ए बी डी एस का है। लिखा है दो संख्याओं के संबंध में ये दिया हुआ उनका गुणनफल 21 है। मतलब दो संख्याएं हैं, उनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो वो 21 है, और वे दो संख्याएं उनका योग 10 है, उनका योग 10 है, जोड़ने पर 10। अब यहां पर जो 21 है, 21 है, वो 21 किसका फैक्टर है जी, 21 का एक ही फैक्टर है, 7 और 3, तो 3 गुणे 7 या 7 गुणे 3 कुछ भी कहा जा सकता है, और उनका योग भी आपस में 10 बन रहा है। मतलब वो संख्या दोनों है कौन सी, तो संख्या है 7 और 3। अब वो कह रहे हैं दो संख्या क्या है, उनका गुणनफल 21 है। हालांकि 21 3 के ही टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, और किसी टेबल में आते ही नहीं। 3 7 21, 7 3 21, तो वो कह रहे हैं कि वे दो संख्या उनका गुणनफल 21 है और उनका योग 10 है। हालांकि 21 गुणे 1 कर सकते हैं, 21 गुणे 1 करेंगे तो 21 एकम 21 भी होता है। अब यहां पर आंसर देने के लिए ऑप्शन लगाएंगे कौन सा, S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो इसमें थोड़ी शंका रहेगी कि 21 और 1 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 15 तो 5 3 भी होता है, और 15 एकम 15 भी होता है। अगला है S2, तो अब आप आंसर यहां पे लगाएंगे सी। हालांकि बहुत से लोग ए लगा देंगे, लेकिन ए में ध्यान रखिएगा
तो संख्या अपने आप में भी 1 का मल्टीप्लाई करने पर वो 21 एकम 21 होता है। तो आंसर लगाएंगे आप सी। ये आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। यदि एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शन के क्वेश्चन में बहुत सारी ट्रिक आप लोगों ने देखी। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। इसका लास्ट पॉइंट लिखा है, यदि उसके घर का मुख पूरब की ओर हो तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। और खास बात यह है, इसमें यहाँ पे मिसिंग है, लिखा हुआ है वो घर के पीछे से निकलता है, वो घर के पीछे से निकलता है, जो यहाँ पे मिसिंग जैसा क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है पेपर में दिया हुआ था कि एक व्यक्ति 25 मीटर सीधे चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, यदि इसके घर का मुख पूरब की ओर हो और वो अपने घर के पीछे से निकला हो। मतलब क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि ये किसी का घर है, हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। अगर आपके पास सेट पेपर है या आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पर तो घर के बैक से निकलता है। अब अगर ये घर है तो उसके घर का मुख ये पूरब की तरफ है, ये आपका ईस्ट हो गया, लेकिन वो निकलता है घर के पीछे की तरफ से, मतलब यहां से निकलता है। अब ये उसका बैक साइड हो गया, ये इसका बैक साइड हो गया, ठीक है ना, ये इसका बैक साइड। अब यहां से कोई निकला, अब वो कह रहा है कि घर के पीछे से सीधे, हालांकि लिखा भी है व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, मतलब अब यहां से वो 25 मीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़कर, दाया बाया हमेशा ध्यान रखिएगा, रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन का दाया बाया नहीं होता, दाया बाया हमारा अपना होता है। यहां से दाया मुड़ गया और 50 मीटर चला, फिर वहां से बाएं मुड़कर 25, अब यहां से बाएं मुड़कर ये 25, ये आ गया। फिर ये कह रहे हैं यदि उसके घर का मुख पूरब की ओर हो तो प्रारंभिक बिंदु की दिशा में, प्रारंभिक बिंदु ये है, और अगर मैप के सेंटर से देखा जाए तो ये कौन सी दिशा निकल के आ जाएगी, उत्तर पश्चिम, ये आपका आंसर आएगा। प्रारंभिक बिंदु से, जहां से लगा होता है, डायरेक्शन पूछा जाए तो हमेशा मैप का सेंटर होता है। अब आपका आंसर ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आपका फाइनल आंसर, उस प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पश्चिम की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी ये सिलॉग का क्वेश्चन आ गया, न्याय संगतता, और सिलॉग आपने डिटेल से पढ़ी हुई है। बस ये है कि सी सेट में जो सिलॉग के क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल नॉर्मल होते हैं, हालांकि इसको पढ़ के ही किया जा सकता है बिना डायग्राम बनाए। जैसे लिखा है सभी संख्याएं 2 से विभाज्य, हमारा कथन है सभी संख्याएं 2 से विभाज्य, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य। अब एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालना है, और लिखा भी यही है कि तार्किक रूप से निकाला जा सकता है। यहां पे पूछ रहा है कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निकाला जा सकता है। तो पहला लिखा है सभी संख्याएं 2 से विभाज्य, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो पहला लिखा है सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं, और हम लोगों को रूल मालूम है कि जो संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, वो 6 से भी कटती है। पहला तो सही होगा। सभी संख्याएं 4 से विभाज्य, इसकी जानकारी नहीं है हमारे पास, क्योंकि 2 के साथ 3 भी दिया हुआ है, तो ये वाला कंक्लूजन नहीं लेंगे, और केवल पहला निकल रहा है तो उसके लिए आंसर लगा देंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट, आंसर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सिलॉग का, ये आ गया। अब इसमें आप डायग्राम को ले लीजिए। जैसे पहला लिखा है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ये देखिए चित्र बनाइए, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ये आ गया। फिर अगला लिखा हुआ है कुछ सेकंड में लिखा है सभी बिल्लियां काली। अब ये जो बिल्लियां थी ये दोनों सेक्शन में कॉमन हो गई, सभी बिल्लियां कुत्ते और सभी बिल्लियां ये काली। अब जब आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो डेफिनेटली काला और ये कुत्ता आपस में कुछ सेक्शन को कवर करेगा, किसकी वजह से, बिल्ली की वजह से। आइए निष्कर्ष देखें। पहला लिखा हुआ है सभी कुत्ते काले हैं, तो सभी कुत्ते तो काले नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जरूर होगा। सेकंड, कुछ कुत्ते काले नहीं है। अब कुछ कुत्ते काले नहीं है, हालांकि देखिए जिन्होंने लॉजिकल बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, बहुत बढ़िया से, सी सेट में हमेशा 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि जब आप क्वेश्चन को करेंगे सी सेट के हिसाब से तो उसमें एक ऑप्शन हमेशा मिसिंग रहता है,
वो होता है आइदर केस का। ये शायद आपको फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, हालांकि जिन्होंने सिलॉग पढ़ी है वो जानते हैं कि एक आइदर का ऑप्शन भी होता है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन में या अच्छे क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहां पर आइदर का कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाकायदा रूल से, जैसा मैंने पढ़ाया आपको क्लासेस में, तो आप इसका राइट आंसर लगाएंगे आइदर। क्योंकि लिखा है कुछ कुत्ते काले नहीं है, इसको काटने के लिए सभी कुत्ते को काले मिलाएंगे और सभी कुत्ते काले हो जाएंगे। मतलब लॉजिकली इसका आंसर आइदर होना चाहिए, आंसर आइदर होना चाहिए, या तो पहला या दूसरा। लेकिन सी सेट में आइदर का ऑप्शन नहीं होता है। तो अब आइदर का ऑप्शन नहीं है तो आप आंसर लगाएंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड, आंसर सी। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप पूरा अच्छे से सीखा हुआ है आपने और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आइदर दिखेगा, बट सी सेट में आइदर का ऑप्शन नहीं। आइए नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब एक क्वेश्चन ये है, मिसिंग था जैसे पिछले में था तो हमने यहां पे लिख दिया है, और ये सिंपल क्वेश्चन है, देख के किया जा सकता है। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए, और उसके बाद ये क्वेश्चन था जो छूटा हुआ मैंने पेन से लिख दिया है, ऐसे कितने विषम अंक है जिनके ठीक बाद विषम अंक है। मतलब आपको दो जोड़े ढूंढने हैं विषम अंक के लगातार, तो यही कह रहा है ऐसे कितने विषम अंक है जिनके ठीक बाद विषम अंक है। तो अब अगर यहां पे देखा जाए तो अब आप देखिए, सबसे पहला आपका मिलेगा ये इस तरीके से, ये एक, इसके बाद आपको मिलेगा ये दो, मतलब दो विषम अंक एक साथ, एक आपको मिलेगा ये तीन, ठीक है ना। इसके बाद आगे अगर आप चलेंगे तो ये हो गया आपका चार, ठीक है, और आगे चलेंगे तो ये आपका पांच, ये आपका छह, ठीक है। ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक बाद विषम अंक है, तो ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक बाद एक, ये दो, ये तीन, ठीक है ना, ये आपका चार, ये आपका पांच, ये आपका छह। और आगे अगर देखेंगे तो आगे कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन मेरे पास दिखाई पड़ रहा है आपके पास टोटल आ जाएंगे 6। आगे नेक्स्ट देखते हैं, रैंकिंग का क्वेश्चन, और ये रैंकिंग का रिकॉर्ड है कि सी सेट में हर साल रैंकिंग का एक क्वेश्चन आता जरूर है। आइए देखें, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16 है, बी दाएं से 18 है, जी ए के दाईं ओर 11वें और बी से तीसरे स्थान तक दाहिने छोर की ओर है, तो पंक्ति में कितने अंक हैं। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप करें, अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो ओरल करें, अदरवाइज डायग्राम को बना के करें तो गलती की संभावना खत्म हो जाती है। करने का तरीका, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, आपने ऐसे बनाया ए बाएं छोर से 16वें स्थान, फिर आगे लिखा है बी दाएं छोर से 18वें स्थान पर, यहां से लिया आप ऐसे बी 18वें स्थान पर। अब वो कह रहे हैं कि जी ए के दाईं ओर 11वें स्थान पर, और इंपॉर्टेंट ये बी के भी दाईं ओर, बी से तीसरे स्थान पर दाईं ओर। अब ये रुकने वाला है, कैसे देखिए जरा, बी यहां पर है, अब बी के दाहिने तीसरे स्थान पर, मतलब 1 2 3 इस जगह पर, यहां कौन है, यहां पर जी, बात जी की चल रही है। अब जी अगर देखा जाए तो 3 प्लेस पीछे, मतलब वो दाहिनी ओर से कौन से नंबर पे है, 15 नंबर पे। ये जी दाहिनी ओर से 15 नंबर पे, ठीक। और ए के दाहिनी ओर कितने नंबर पे है, 11, मतलब इस जी और ए के बीच में, बी को भूल जाइए, इस बी को हटा दीजिए, जी और ए के बीच में 10 लोग हुए। क्या लिखा है, जी ए के दाहिनी ओर 11, ये 10 लोग, 11वां तभी तो होगा जब बीच में 10 लोग होंगे। अब आपको टोटलिंग करनी है। अब देखिए टोटलिंग कैसे करनी है, पूछ रहा है पंक्ति में कितने, यहां तक 16, यहां तक 16, और ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, 10, तभी 11 बनेगा। तो 16 और 10 कितना होगा, 26, यहां तक आ गए। अब जी को मिला के गिनना, उधर से जी का स्थान कितना, 15, तो 16 ये, और नीचे से जी का स्थान 15, तो 16 और 15 कितना होगा, 31,
और बीच के 10, कितना हो गया टोटल 41। आपका आंसर 41 कहीं होना चाहिए, आपका आंसर आ गया बी, आंसर 41 राइट आंसर। ठीक है, रैंकिंग क्वेश्चन, इसकी ट्रिक आपने देख रखी है, ऐसे करना होता है क्या है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है। डाटा सफिशिएंसी, डीएस को पूछा गया इस बार, अच्छे से पूछा गया। डीएस मतलब इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत अच्छा टॉपिक है। आइए, सी डी से छोटा है पर ए और बी से बड़ा है। आइए सॉल्व करें इसको, पहले इंफॉर्मेशन बनाते जाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे। कंपैरिजन का क्वेश्चन है ये। सी डी से छोटा है पर ए और बी से बड़ा है। हमने यहां पे बनाया सी डी से छोटा है पर ए और बी से बड़ा है। ये पहली सूचना आ गई हमारे पास। ए बी से बड़ा है। अब इसमें आपने सेकंड को जैसे ही लिया तो बी को आपने बना दिया या ए बी से बड़ा है, ये आ गया सेकंड। तीसरा, ये शायद रह गया बीच का, डी सबसे बड़ा है। सी डी से छोटा है पर ए और बी से बड़ा है, डी सबसे बड़ा है, ए बी से बड़ा, ये आ गया। पूछ क्या रहा है, ए बी सी और डी में सबसे छोटा कौन है। वैसे तो दिखाई पड़ रहा है बी सबसे छोटा है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस सूचना से आंसर दे सकते थे। अगर पहले उठा रहे कि सी डी से छोटा है, ए और बी से बड़ा है, और तीसरा उठा लें कि ए बी से बड़ा है, तो अगर हम 1 और 2 मिला लें, 1 और 3 मिला लें तो आंसर निकल आएगा। और अगर 1 के साथ में 2 को मिलाते हैं तो आंसर नहीं निकलेगा। और अगर 2 के साथ में 3 मिलाते हैं कि डी सबसे बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो सी का मामला फंस जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसका आंसर निकालना था तो हम निकाल सकते थे पहले और तीसरे को मिला करके। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले और तीसरे को मिलाने वाला कहीं ऑप्शन है, अकेला S1 S2 S2 S3, ये है डी, आंसर डी। डी में लिखा हुआ है S1 और S3 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आंसर आपका आ जाएगा डी, ये राइट आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट देखें, अगला क्या है। ये क्वेश्चन मिसिंग हो गया था तो मैंने हाथ से लिख दिया है। लिखा हुआ है 1 से 100 के मध्य कितनी ऐसे पूर्ण संख्या है जिनके एक अंक 4 है लेकिन वह 4 से विभाज्य नहीं। अब ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन मैंने यहां दिया नहीं, और ये सिंपल इसको लिख के किया जा सकता है कि 1 से 100 के बीच में जिसमें एक अंक 4 है लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसको तो लिख के कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए अगर तेजी से किया जाए इसको, तो ओरल कर लीजिए, जिसमें एक अंक 4 है तो 4 हटा दीजिए, अगला आ जाएगा 14, एक आया 14, 24 कट जाएगा, आएगा 34, 34 के बाद आएगा 40 कट जाएगा, फिर 41 पूरा लिखना पड़ेगा, 41, 42, 43, 44 कट जाएगा, 45, 46, 47, 48 कट जाएगा, 49। अब 49 के बाद जो अगला नंबर आएगा 54, 54 भी ले लेंगे आप क्योंकि 4 से कटता नहीं है। 64, 64 आप नहीं लेंगे, कट जाता है। 74, 74 अगर लेंगे तो ले सकते हैं आप। इसके बाद 84 नहीं लेंगे आप, और 94, ये 4 से नहीं कटता है। कितने संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर आप लगाएंगे 12। यहाँ कह दिया ऑप्शन में आपको 12 दिख रहा हो, आप वहां पे आंसर लगाएंगे। और इसमें कुछ खास नहीं था, ये सिंपल आपने किया भी होगा, ऐसे ही किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला। एक शिक्षक और 3 छात्रों के, ये तो एवरेज आ गया मैथ का। हालांकि मैथ का हमारा सेकंड पार्ट में क्वेश्चन होगा, बट आ गया है तो आइए देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है रीजनेबल मैथ के इधर उधर पीपीटी बनने में आ गया हो। लिखा है एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि तीनों छात्रों, अब देखिए एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु, मतलब टोटल 4 लोगों की औसत आयु 20 वर्ष है, मतलब 30 गुणे 4, टोटल कितनी आ गई, तो टोटल उम्र आ गई 80। कितने लोगों की, 4 लोगों की। आगे क्या कह रहा है, यदि तीनों छात्र समान आयु में, मतलब जो 3 छात्र हैं उनकी तीनों की एक सेम है, तो शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 है। मतलब ये हो गया तीनों छात्र एक तरफ और टीचर एक तरफ और उनके बीच का अंतर 20, लेकिन यहां लिखा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, वैसे हम आपको एक सलाह दें
इसमें पूरा मैथ में एवरेज में जाने से अच्छा है कि इसको ऑप्शन से ही किया जा सकता है, तेजी से ओएल ऐसे कर सकते हैं आप, ऑप्शन से देखिए जरा। अगर 25 मान लेते हैं टीचर की उम्र, तो 20 का अंतर है, मतलब एक बच्चे की उम्र कितनी होगी 5, और एक बच्चे की 5 हुई तो 3 लोगों की कितनी होगी 15, 15 और 25 का टोटल 80 हो गई है। मेरी बात फिर से समझिए, अगर 25 मानते हैं टीचर की उम्र, तो 20 वर्ष का अंतर है एक छात्र से, तो एक छात्र की उम्र कितनी हो गई 5, 3 छात्रों की उम्र कितनी हो गई 15, तो 15 और ये 25 जोड़ने पर 80 तो होगा नहीं, ये ऑप्शन बेकार। अगर 30 लिया जाए, तो अगर 30 टीचर की है तो छात्र की कितनी होगी 10, और 3 छात्र है तो 30, तो 30 और 30 मिला के कितना हुआ 60, ये भी नहीं काम करेगा, ये भी आपका कैंसिल। 35, अगर 35 लेते हैं टीचर की, तो एक छात्र की कितनी होगी 15, क्योंकि 20 का अंतर है, तो 3 छात्रों की कितना हो जाएगा 45, तो 3 छात्रों की उम्र 45 और टीचर की 35 मिलाकर के 80, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे रीजनिंग की शॉर्टकट लग गई, मैथ लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर 45 लेते हैं तो अंतर कितना आ जाएगा 25 का, 25 में 75 बहुत ऊपर निकल जाएगा, मतलब राइट आंसर आपका क्या आया 35। तो इसको ऑप्शन से किया जा सकता था मैथ की एवरेज में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। एक व्यक्ति ने कार खरीदी और 3 लाख, ये भी मैथ का क्वेश्चन आ गया रीजनिंग, आइए देख लेते हैं। फिर भी 3 लाख रुपए में बेच दी, यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किए। 20% की हानि उठानी पड़ी, मतलब ये जो 3 लाख में बेचा है ये 80 वाली फिगर है, तो 100 वाली कितनी, मतलब उसने कितने में खरीदी थी। सिंपल, यहां पर ये 3 लाख में बेचा है 20% की हानि पर, मतलब 80 वाली फिगर, तो 100 वाली कितनी, जिन्होंने मैथ पढ़ रखी है उसका तरीका ही हो गया। 20% की हानि है, माना 100, तो आपने माना 100 तो बेचा कितने में 80 में, 80 वाली फिगर कितनी है 3 लाख, तो 100 वाली कितनी काट लीजिए, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, और 4 से इसको काट लीजिए, 7 5 75,000, और 75 का 5 में गुणा कर दीजिए, 55 25 5 7 35 37, आपका आंसर आ जाएगा 3,75,000, आंसर डी। ठीक, ये आपका राइट आंसर आ गया। हालांकि मैथ है बट रीजनिंग के सेक्शन में आ गया तो उसको हम लोग कवर कर लिया। आइए इसी तरीके से होगा, जब सेकंड पार्ट में मैथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आ जाए, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बिना लिखे करना था, केवल पढ़ के समझना था। एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को नई छूट विकल्प देता है, 10% 20% की क्रमिक छूट और तत्काल 10% सेवा कर, 20% और 10% की क्रमिक छूट और तदुपरांत 10% सेवा कर। बात वही दिख रही है, पहले 10% सेवा कर, फिर 20, फिर 10। फाइनली जो फिगर चल रही तीनों सिमिलर है, तीनों की छूट कुछ सेम तरीके से आगे पीछे करके दिया गया। पहले 5% मिला, फिर 10% मिला, या पहले 10% मिला फिर 5% मिला, बात तो वही है। तो अगर इसका ऑप्शन देखना है तो सीधे सीधे कह देंगे ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे, तो कहीं पे कोई भी अंतर नहीं आ रहा। आपको बिना पढ़े ही आंसर लगाना था इस क्वेश्चन का डी, क्योंकि हम आपको 10% छूट दे फिर 5% छूट दे, या हम आपको 5% छूट दे फिर 10% छूट दे, दोनों का मतलब सेम है, तो यहां पर कोई आंसर नहीं आएगा, राइट आंसर आ जाएगा डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए से जेड तक के वर्ण में 1 से 26 तक क्रमांक दिया गया। ये कोडिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कोडिंग जिन्होंने वीडियो में देखा है, पढ़ा है, जिसमें मैंने पहले ग्रेड करना सिखाया है, उसको अगर जिन्होंने किया है तो इनके लिए क्वेश्चन आसान है। वैसे क्वेश्चन उलझाने वाला था, इसमें क्या किया इन्होंने, जैसे GHI है तो GHI आप लिखेंगे तो 7 8 9, और बल्कि लिखा गया है 1578, तो बहुत सारे गुणा भाग लोग करते हैं इसमें। तो मैंने आपको वीडियो में बता रखा था, अगर आपको याद हो, कि कोडिंग को करने में जो लेटर दिए जाते हैं उन लेटर की अपनी वैल्यू या उसकी रिवर्स वैल्यू का ही पूरा खेल होता है। यहां पर वही है, 7 8 9 वो जस्ट डबल कर दिया गया, जस्ट डबल कर दिया गया, तो क्या आ गया 8 7 15। GHI का जो 7 8 9 जो GHI की अपनी वैल्यू होती है 7 8 9, उसको डबल करके लिख दिया गया 1578। डबल करने का तरीका, जो लेटर है उसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी वो एक संख्या बनाएगी। जैसे GHI का लिखा गया 7 8 9, तो ये 789 हुआ, 789 का लिखा,
जैसे मान लीजिए यहां पर 912 है, अब 912 अगर देखा जाए तो आप इस तरीके से देखेंगे, डी ई एफ, इसकी वैल्यू होती है 4 5 6। अब ये 456 कहलाएगा, इसको डबल कर दीजिए, डबल करेंगे 2 1 9, 912 ये आ गया। तो उसकी अपनी वैल्यू की एक संख्या बनेगी जो लिखा हुआ है, वो 3 अंकों की भी हो सकती है, 4 अंकों की भी हो सकती है, 4 लेटर का भी हो सकता है, और जस्ट डबल। अब एबीसी का पूछ रहा है, देखिए ए बी सी, 1 2 3 10 डबल 6 4 6 4 2, 246 कहीं है ऑप्शन में, ये आ गया, आपका आंसर आ गया डी। 2 3 6 2 2 4 2 1, ठीक है ना। कोडिंग का, कोडिंग का जो वीडियो देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, उनके लिए ये फंडा ठीक था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये अब ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, लेकिन तरीका वही है, मैंने बता रखा है कि जब भी एनोलॉजी या क्लासिफिकेशन दिखे आप तुरंत उनकी नंबरिंग कर दीजिए, वो दिखाई पड़ेगा। आइए देखें, जैसे यहां पर ए सी पी क्यू, यहां पे दे रहे हैं बी ई एस यू। अब देखिए डिफरेंस कैसे, ए से बी में 1 का डिफरेंस, सी से ई में 2 का डिफरेंस, पी से एस में 3 का डिफरेंस, क्यू से यू में 4 का डिफरेंस। क्यों? A1 B2 1 का अंतर, C2 E5 2 का अंतर, P16 S19 3 का अंतर, Q17 और U21 4 का अंतर। अगर साफ से किया जाए ऐसे कर सकते हैं, A C P Q B E S U 1 2 3 5 16 17 19 21, अंतर 1 अंतर 2 अंतर 3 अंतर 4। अब अगर इसी तरीके से आंसर निकालना है तो M N G I, क्या आंसर निकालेंगे? M से अब ये बढ़ रहा है तो M में 1 जोड़ने पर M, N में 2 जोड़ने पर P, G में 3 जोड़ने पर 7 3 10 आ जाएगा J, और 9 में 4 जोड़ने पर 13 M, NPJM कहीं है? ये आंसर आपका आ जाएगा D4। ठीक, कोडिंग एनालॉजी था। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करने का तरीका यही था। क्या कह रहे हैं? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 4 5 और 6 से बात करने प्रत्येक बार 2 से बचता है, तो ये ओरल कर सकते हैं आप, इसमें कुछ भी खास नहीं था। 3, अब 3 से संख्या जो वही कटती जो इसका योग 3 से कट जाता है, तो ये 2 2 4, इसमें शेष 1 बचेगा, 2 2 4 1 5, 3 से भाग करने पर 2 शेष बचेगा, ये आपका पूरा कट जाएगा, इसमें 1 शेष बचेगा क्योंकि टोटल 7 आ रहा है। तो ये एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर 3 से भाग किया जाए, 3 से भाग किया जाए तो शेष आपका 2 बचेगा, अगर 3 से भाग किया जाए। और अगर 4 से करें तो आपको दिख रहा है कि डबल लास्ट में 22 आ रहा है, तो 4 दूनी 8, 2 2 20, और फिर आपका 22, और फिर आपका 20, इसमें भी 2 शेष बच जाएगा। और अगर 5 से करते हैं तो भी 2 बचेगा, और 6 से करते हैं तब भी आपका 2 शेष बचेगा। तो इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन से करना था, बिना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किए, सिंपल ओरल देख करके आंसर निकालना था। ये आपका आंसर आ जाएगा डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला। एक्स वाई और जेड में ये मैथ का क्वेश्चन आ गया रीजनिंग में। हालांकि करने का तरीका वही है कि कैसे क्या करना है, 1/2 3/4 5/6 के रेशियो में बांटना है। अगर हम इसको रेशियो बना लें तो आप बनाएंगे 1/2 3/4 5/6, एलसीएम 12, 2 से 12 में 6, 4 से 12 में 3 त्रिक का 9, 5 से 12 में 6 2 10, मतलब आपका जो रेशियो बना 6:9:10। अब वो पूछ क्या रहा है, ठीक है 2500 वाली है, पूछ क्या रहा हूं, कह रहा है कि अधिकतम अंश और न्यूनतम अंक के बीच अंतर क्या है। तो सबसे पहले 2500 ले लीजिए, ठीक, शॉर्टकट चल रहे हैं यहाँ पे। रेशियो अगर पढ़ा जाता है तो फंडा है कि 1/2 3/4 5/6 का एलसीएम निकाल लिया 12 को एलसीएम में सॉल्व करने पर 2 से 12 डिवाइड करने पर 6, ऊपर का मल्टीप्लाई 6 आ गया, 4 से 12 करने पर 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 आ गया, 6 का 12 से डिवाइड करने पर 2, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई करने पर 10। रेशियो जो बांटने का आ गया वो आ गया 6 9 और 10। अब 6 9 10 में
टोटल अगर करें तो 9 15 10 25 वाली फिगर है। 2500 को पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम में कितना अंतर है। तो अधिकतम 10 है, न्यूनतम 6 है, अंतर कितना आ गया? 4। ये आ गया आपका। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व क्या करेंगे आप? सॉल्व करने में ये 25 से एक पूरा कट जाएगा, 100 और 100 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, मतलब आंसर 400 का ही है। ये आंसर आपका आ गया सी। तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन मैथ के भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। आइए अब हम लास्ट में पहुंचते हैं। लिखा है एक कक्षा में 3 समूह ए, बी और सी, यदि समूह ए से एक विद्यार्थी समूह बी से 2 विद्यार्थियों को समूह सी में स्थानांतरित किया गया तो कक्षा के विद्यार्थियों के औसत भार का क्या होगा? अब छात्र तो वही है, तो ये कह रहे हैं कि यह बढ़ जाएगा या घट जाएगा या वही रहेगा। इन्हीं छात्रों को इधर से उधर कर दिया गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। आपका कुछ नहीं करना था, सीधा आंसर लगाना था सी, या वही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि छात्र वही है जो इधर से उधर उठ के बैठ रहे हैं, इस क्लास निकल के उधर, क्योंकि वो कंबाइंड पूछ रहा तीनों का। किसी एक का पूछता किसी एक बारे में तो हमें डाटा चाहिए था, वो है नहीं, आंसर सीधे सी। आइए नेक्स्ट देखें। डायलिंग के सभी अक्षरों को प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 5 अक्षरी शब्द जिनका कोई अर्थ हो या ना हो बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द डी के साथ शुरू होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो 5 शब्दों में डी से शुरू होता है, आई पे खत्म होता है, बीच में बच रहे हैं 3, 1 2 3, और वो संख्या, वो लेटर कौन कौन से हैं? वो है ई, एल और एच डायलिंग के लिए। अब वो कह रहे हैं कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब 3, इन्हीं 3 को आगे पीछे आप यहाँ पे कितने तरीके से लगा सकते हैं। तो 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 दूनी 6। आप टोटल डी से स्टार्ट हो, आई पे खत्म हो, बीच के तीनों लेटर को कितनी बार कितने तरीके से बदल सकते हैं। 3 फैक्टोरियल मतलब 6, आपका आंसर आ जाएगा डी, ये आंसर 6। ठीक है ना? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चावल के प्रति किलो मूल्य, भी मैथ का क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन मैथ में पीपीटी बन गए। चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलो चावल कम खरीदता है। चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था? क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। अब अगर 40 मान लिया जाए यहाँ पे, क्योंकि फिगर सीधे सीधे जो डिवाइडर वाली है वो 30 तो नहीं है, लेकिन 40 से निकाल सकते हैं। 40 अगर मान लेते हैं तो 25% की वृद्धि मतलब कितना हो गया? वो 40 का 25% बढ़ जाएगा, मतलब 50। अब सीधे 40 और 50 से क्वेश्चन को ओरल निकाल लीजिए। लिखा है अगर 1200 रुपए में 6 किलो चावल का, अब देखिए अगर 40 रुपए किलो है तो 1200 रुपए में कितना खरीदेगा? 30। और अगर 50 रुपए किलो है तो 1200 में कितना खरीदेगा? 24। तो अंतर कितना आ जाएगा? 6 का। यही 6 आपका आंसर है। मान लीजिए अगर हम 50 लेते, 50 मान लेते तो 50 का 25% 12.5 रुपए। अब 12.5 रुपए के हिसाब से 1200 का वो वैल्यू निकलती डेसिमल में और अलग अलग निकलती, या फिर आपका 50 से निकालते तो वो भी वैल्यू कुछ ना कुछ अलग अलग निकलती। तो 62.5 और 50 के हिसाब से अलग अलग वैल्यू निकल के आती। तो अगर आपने शॉर्टकट पढ़ रखा है, आपने देखा है, तो शॉर्टकट पढ़ना है कि ऑप्शन से जो सिंपल डिविजिबल होते हैं, क्योंकि सीधे 1200 दिखाई पड़ रहा है, तो हम लोग सीधे ऑप्शन से उठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एक आखिरी क्वेश्चन, ये प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है। तो ये तो वर्ग पे प्राकृतिक संख्याओं का फंडा आपको अगर मालूम है या आपको स्क्वायर मालूम है तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहला होता है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 63। एक तो ये होता है 81 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 63 आ गया। एक आप लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, मतलब 144 माइनस 81, तो भी आपका 63 आ जाएगा। और एक आपका आता है 32 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर, मतलब वो जो युग्म की बात कर रहा है प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं, तो वो जोड़े अपने पास 3 जोड़े ऐसे हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है। तो ये जो सेक्शन था पूरा, ये रीजनिंग का कवर किया गया सी सेट का। ठीक है, और हम लोग इसके बाकी सेक्शन में, अगले सेक्शन में इसके मैथ के क्वेश्चन को कवर करेंगे। हो सकता है कि मैथ में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ जाए। तो ये आपका पहला वीडियो था।
इसमें रीजनिंग की प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।